नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ कौशिक आपका अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल एजेंडा में स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में आज हम उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 के में तीसरे फेज के बारे में चर्चा करेंगे। विगत कुछ दिनों से मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं हॉस्पिटलाइज था। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, हाथ में भी और कंधे में भी काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। उसके बावजूद भी चूँकि मैंने वादा किया था कि इलेक्शन के हर एक फेज़ का मैं आपको एनालिसिस दूंगा और डे टू डे वाला एनालिसिस मैं करने में थोड़ा सक्षम हो गया, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। पर आज के जो बात थी, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, उसके बावजूद भी मैंने ये कोशिश की है कि आपके लिए कुछ ऐसी नायाब चीज़ें निकाल के ले आऊँ जिससे आप इस चुनाव को बेहतर तरीके से समझें। इस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण का सहारा लिया है, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी की इस पिच को अपना लिया है। अपने कार्यकर्ताओं के बहुत प्रबल समर्थन के साथ वो इस चुनाव को विजय रथ में बदलने की कोशिश करने की प्रयास कर रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी एक जोश के साथ जो लगी थी पिछले जुलाई से 2021 के जुलाई से जिस तरह से जोश के साथ अखिलेश का रथ चल रहा था, उसी तरह से आज उनके कार्यकर्ताओं में जो है असीम उत्साह है। लेकिन क्या उत्साह से यह मैराथन रेस 2022 का जो 7 चरणों में होने वाला है उसका प्रभाव पड़ेगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि जाट और मुस्लिम समीकरण एक हो चुका है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। पर हम आप देख चुके हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने एंट्री ली है यूपी इलेक्शन में और एंटी योगी कैंपेन चालू किया है, उससे हिंदू वोटों में कंसोलिडेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। और जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता चुका था, उसके लिए मैंने सर्वे किया था, आज भी मैं सर्वे करके आया हूं और ये मेरे व्यक्तिगत सर्वे रहते हैं। आपको पता है व्यक्तिगत सर्वे है, सोशल मीडिया है, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के जो है आर्टिकल्स में पढ़ता हूं। फिर सोशल जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है यूक्रेन की और चाइना की, और जिस तरह से फ्रांस और चाइना के ने हाथ मिलाया है दक्षिण पूर्वी एशिया और एशिया में अपने गठबंधन को मजबूत किया है और लगभग 170 बिलियन डॉलर की उनकी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसने भारतीय और यूपी के इलेक्शन को प्रभावित किया है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि चाइना फंडिंग जो है यूपी इलेक्शन में हो रही है, पर चूंकि इसके बारे में अभी किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा सकती, केवल ये सोशल मीडिया की बयानबाजी है, वो भी बाहर के देशों के, तो हम इस बात को रहने देते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि मैं अब एक 3-4 वीडियो की एक सीरीज़ आपके ऑन डिमांड में बताऊंगा कि किस किस तरह से भारतीय चुनाव को विदेशी लोग प्रभावित करने की कोशिश करते रहे हैं। इसी बीच हमने देखा है कि संसद में मोदी जी ने नेहरू जी का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कोट किया कि किस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय लोगों को हमसे यहाँ के चुनाव से जोड़ते रहे हैं। और मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि वो विजनरी थे, वर्ल्ड लीडर थे और उन्हीं के राह पे मोदी जी चल रहे हैं। लेकिन उनका प्रभाव अब चूँकि भारत काफ़ी विकसित हो चुका है, बढ़ रहा है। आज डेमोक्रेसी इंडेक्स में भले ही भारत को पीछे दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता जो है ये सदी भारत की सदी है। और कोई कितना भी हमारे ऊपर मानसिक आघात करने की कोशिश की जाए, आपको पता है कि क्या हालात हैं। पाकिस्तान में क्या हालात हैं, अफ़गानिस्तान में क्या हालात हैं, ईरान इराक में क्या हालात है, सीरिया में क्या हालात है, इजराइल में क्या हालात है, और ख़ुद जो डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके आए जो बाइडन है, एक दब्बू पिद्दी जो है प्रेसिडेंट साबित हो रहे हैं। ऐसा कुछ सोशल मीडिया साइट्स पे बताने की कोशिश की जा रही है और इन सब चीज़ों का हम प्रभाव यूपी के इलेक्शन में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिजाब कंट्रोवर्सी और पाकिस्तान के 8 मार्च को हिजाब डे के रूप में मनाने की घोषणा ने यूपी इलेक्शन में एक बार फिर से ध्रुवीकरण को प्रबल धार दी है। और ये ध्रुवीकरण मैं आपको बता रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव 2020 हुआ है, तीसरे और चौथे फेज़ का चुनाव जो है वो आपको वनडे मैच की तरह लगेगा, जो और 5वें और 6वें और 7वें फेज़ का चुनाव एक टेस्ट मैच है। इसको आप लिटमस टेस्ट कह सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की पारी भी कह सकते हैं, राहुल द्रविड़ की भी पारी कह सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताऊंगा एनालिसिस करके कि जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे जैसे पूरब में लड़ाई आएगी, अवध से पूरब की तरफ हम बढ़ेंगे, रोहिलखंड से पूरब की तरफ बढ़ेंगे, निश्चित ही रूप से एक नए तरीके के समीकरण उभर के आएंगे।
आज भी हम ग्राउंड पे नए तरीके के समीकरण आ रहे हैं, देख के आ रहे हैं। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा आज परिवारों में किस तरह का राजनीतिक विखंडन हो रहा है। जनता में विखंडन हो ना हो, लेकिन परिवारों में विखंडन हो रहा होगा। बाप को समाजवादी पार्टी टिकट देती है, बेटा भाजपा ज्वाइन कर लेता है। बेटे को भाजपा समाजवादी पार्टी टिकट देती है, जो है बाप बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। पति को टिकट मिलता है तो पत्नी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेती है। पत्नी को टिकट मिलता है तो पति समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय राजनीति जो है एक महत्वाकांक्षी के रूप में उभर रही है। पर मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी कोई अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, ये बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये बीजेपी कल्याण सिंह की जो है बीजेपी नहीं है, ये बीजेपी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, जो अपने चक्रव्यूह के आधार पे कैसे जमीनी समीकरण बदलते हैं इसके बारे में तो किसी से पूछने की और बताने की जरूरत नहीं है। पर हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत सारे मेहनत करके संघर्ष करके बहुत तेज़ी से काम किया है, जैसे मेट्रो लगाया, जैसे एक्सप्रेसवे बनाया, जो है माननीय अखिलेश यादव जी है लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत भी सफल होती मैं देख रहा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि योग्य पिता का योग पुत्र है। राजनीति की पैठ को जिस तरह से उन्होंने मजबूत धार दिया है, मुझे जैसा लगता है कि आने वाले समय बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने का समय वो करके जरूर दिखाएंगे। आइए आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की, समाजवादी पार्टी की और बीजेपी पार्टी की। देखिए, जैसे जैसे ये इलेक्शन बुंदेलखंड में तो लोग बता रहे हैं समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा स्कोप रहा है, क्लीन स्वीप रहेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन करता है, जो है अपना दल जो है, जो कुर्मियों की बेस्ड पार्टी है, अपना दल से हाथ मिलाने के बाद जो है बीजेपी इस क्षेत्र में और मजबूत हुई है। और लेकिन चूंकि अब ये इस बुंदेलखंड में खास करके दो ही पार्टियों के बीच मुख्य लड़ाई है, एक है समाजवादी पार्टी और दूसरा है बीजेपी पार्टी, ठीक है। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि बसपा का भी कोर वोटर जो है वो शिफ्ट हो रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ। उसका कारण ये है क्योंकि जातीय और सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं। और जैसे जैसे ये लड़ाई, जैसे अभी लखनऊ में होने वाला है चुनाव 23 तारीख को, चौथे फेज़ का, और जैसे जैसे ये लड़ाई जो है 5वें फेज़, 6वें फेज़, 7वें फेज़ में जाएगी, वैसे वैसे चीज़ें हमारे लिए कुछ डिफरेंस हो जाएंगी, ठीक है। उसका हम एनालिसिस आज करते हैं। आज देखिए, जो मैं एक बात आपसे बोलता रहता हूँ कि इस चुनाव में भरपूर वोटिंग होगी। और भरपूर वोटिंग होने का कारण क्या है? क्योंकि ये लोग जो है अपने घरों से निकल के बार बार बाहर आ रहे हैं, अपने आप को सरकार बदलने के लिए भी बाहर आ रहे हैं और सरकार बचाने के लिए भी बाहर आए हैं। जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि वो किसी भी जात धर्म की महिलाएं हो, उसका योगी और मोदी के ऊपर विश्वास ज़्यादा है, परंतु क्या कहते हैं, धार्मिक और जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा फेवर कर रहा है। अमीर और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी भाजपा को अच्छा मानते हैं क्योंकि उनको सड़कें अच्छी मिली हैं और सबसे बात है महिला सुरक्षा जो है वो उनको अच्छी मिली है। और समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उस तरह का नहीं रहा है, पर अखिलेश यादव का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही उत्तम न्याय व्यवस्था देने में रही है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी एनालिसिस में बताया था कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और उसका जो चुनाव का गोल है वो 2024 का गोल है, 2022 का गोल नहीं है। अब ध्रुवीकरण में कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हिजाब कंट्रोवर्सी को बढ़ाया है, उससे मुझे जो लगता है कि शुरुआती दौर में उनको फ़ायदा ज़रूर मिला है, लेकिन अब जैसे जैसे ये चुनाव अवध और पूर्वांचल की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ कांग्रेस पार्टी को उतना सफलता मिलने की संभावना कम ही लगती नज़र आ रही है। आइए बसपा की बात कर लें। बसपा तो ऐसी लड़ाई लड़ रही है, अवध क्षेत्र में तो मजबूत है ही है, पूर्वांचल में ऐसी स्थिति बन रही है कि एक तरह से लगने लगता है कि बसपा और बीजेपी जो है एक जॉइंट वेंचर में लड़ाई लड़ रही है। हालांकि ये अभी बहुत ही काल्पनिक व्यवस्था है, काल्पनिक बात हो सकती है, पर अभी इसके लिए और एनालिसिस करेंगे क्योंकि अभी उस तरह की बातें जो है फेस पे सोशल मीडिया में ट्रेंड नहीं कर पा रही हैं जितनी मजबूत तरीके से ट्रेंड होना चाहिए। कुछ लोग उसको चला रहे हैं, लेकिन ठीक है भाई, ये सब पार्टियां हैं, अपना अपना गठबंधन बन सकता है। क्योंकि देखिए, पता तो सबको पहले ही चल जाता है कि क्या स्थिति हो रही है, क्योंकि आजकल जो है माइक्रो मैनेजमेंट जो है हर पार्टी का सब कुछ करने आ गया है। आजकल सबको पता चल जाता है कि किस गांव में, किस बूथ पे, किस पार्टी को कितना वोट पड़ा है। एक मोटा मोटा अंदाज़ा जो है वो लगा लिया जाता है और इसी आधार पे हम
अपने समीकरणों को सेट करते हैं। और जैसे जैसे बस ये लंबे चुनाव का एक ही फायदा होता है कि समीकरण जैसे जैसे सेट होते जाते हैं वैसे वैसे अब चीज़ें होती रहती हैं। आइए इसी बात का एनालिसिस करते हुए हम ये भी देखते हैं कि जो है परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वो लगभग बराबर रही है, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ वॉल्यूम ऑफ वोटिंग जो है वो बढ़ी है। वॉल्यूम ऑफ वोटिंग बढ़ने से जो है चुनाव में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और इस वजह से अब चूंकि ये अवध क्षेत्र में आ रहा है इलेक्शन, हम कांग्रेस पार्टी को इम्पैक्ट फैक्टर में 6 अंकों से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी है कांग्रेस के लिए थोड़ी सी परेशानी, गले की फांस बनने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसी तरह बीएसपी का भी संगठनात्मक रूप से वो प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इनकी और इनकी जो है मिली भगत हो रही है। कुछ जगहों पे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी चूंकि बहुत ही बेसिक एनालिसिस है, जब चौथा फेज़ का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, 5वीं और 6वीं और 7वें फेज़ में हम इसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी जोर शोर से लड़ रही है, इसलिए उसको भी एक अच्छा स्तर मिल रहा नज़र आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी कमज़ोर स्थिति में दिख रही है। उसका कारण ये है कि मोदी और योगी का तो पर्सनल ग्राफ बढ़ रहा है, पर पार्टी के प्रति आस्था लोगों में कम हो रही है। पार्टी में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को, बसपा वाली पार्टी के कई बूढ़े नेताओं को, बुजुर्ग नेताओं को अपने पास जोड़ा है, पर यूथ का जो जुड़ाव है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। यूथ का प्रॉब्लम जो है वो समाजवादी पार्टी जिस तरह से भी जो भी बात वादे कर रही है उसको करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब मैं ये भी आपको बता दूं कि इस फेज़ के बाद, 3rd फेज़ के बाद 4th फेज़ से 7th फेज़ तक के बीच आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होगी। और अब हमारे चार्ट में आम आदमी पार्टी 4थे फेज़ से आपको देखना चालू होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि बीजेपी की हालत पतली हो रही है, समाजवादी पार्टी कंसोलिडेट कर रही है। और इस इम्पैक्ट फैक्टर से हम ये बस जज कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इलेक्शन बहुत हाई है। और इसी के साथ अब मैं अपनी चीज़ों को विदा लेता हूँ। और वोटिंग परसेंटेज की भी बात मैं बता रहा था, तो ये वोटिंग परसेंटेज लगभग 62% के आसपास बन रहा है, 62% के आसपास बन रहा है, जो कि बाय द वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। और मैं और भी आपको बता रहा हूँ कि 4थे और 5वें चरण में और भी बम्पर वोटिंग होने की संभावनाएं है। इसके साथ ही आज का पॉलिटिकल एजेंडा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए। इन कमेंट्स के ही दम पर ये चैनल को मैंने चालू किया है। आप जितने कमेंट और जितनी सलाहें देंगे उसको मैं ज़रूर कंसीडर करूँगा और आपको भी रिटर्न मैसेज करूँगा। थैंक यू वेरी मच।